हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूँ प्रिया सिंह और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिफरेंट लॉज पढ़े थे जो कि मेंडल ने दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है, किसने दी थी और क्यों दी थी, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको हिंदी में हम लोग वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत भी कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इट वाज गिवन बाय बोवेरी एंड सुटॉन। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके ये थ्योरी जो थी 1902 एंड 1903 में दी थी। स्टूडेंट्स, बोवेरी और सुटॉन ने दोनों ने ही अपना जो वर्क था ऑन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने सेपरेटली किया था। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम किया और दोनों के जो रिज़ल्ट थे, उन्होंने अपने रिज़ल्ट को 1902 और 1903 में प्रेजेंट किया। दोनों की थ्योरी सेम थी, तो इनको एज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया। जो बोवेरी थे, इन्होंने अपना जो वर्क था सी अर्चिन्स पे किया था, जबकि सुटॉन ने अपना जो वर्क था दैट इज़ ग्रास हॉपर पे किया था। दोनों ने अपने वर्क से एक ही रिज़ल्ट निकाला, दैट कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। और ये जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ हेरिडिटरी मटेरियल का काम करते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ का काम करते हैं, जो किसी भी कैरेक्टर्स को फर्स्ट जनरेशन से यानी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। सो दिस वॉज द थ्योरी गिवन बाय बोवेरी एंड सुटॉन। यही बात सेम थिंग मेंडल ने भी अपने टाइम पे बताई थी। मेंडल ने भी यही कहा था कि देयर आर सम फैक्टर्स विच ट्रांसफ़र कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। बट एट दैट टाइम, उस समय ये नहीं पता था कि वो फैक्टर्स जीन्स थे। ये चीज़ बाद में लेटर ऑन डिफरेंट स्टडी के बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की। बट उस समय मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये ज़रूर प्रूफ कर दिया था कि देयर आर सम फैक्टर, जो आज के टाइम में जीन्स कहा जाता है, वो फैक्टर्स क्या करते थे, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स यानी जेनेटिक कैरेक्टर, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करते थे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। लेकिन उस समय बहुत सारे कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या रीज़न्स थे? सबसे पहला रीज़न्स तो यही था दैट साइंटिस्ट डू नॉट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ सच डिस्क्रीट फैक्टर। उस टाइम पे इतने सारे कोई मेथड या लॉजिकल रीज़न्स अवेलेबल नहीं थे जिसकी वजह से ये बिलीव किया जा सके कि ऐसे कोई फैक्टर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। ओके, क्योंकि उस समय ना तो कोई माइक्रोस्कोप डेवलप था, ना ही कोई अदर चीज़ अवेलेबल थी जिसके वजह से स्टडी कर पाते कि हाँ, हमारे बॉडी में भी ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। बट मेंडल डिड, उन्होंने मटर के पौधे से, पी प्लांट से अपनी इस बात को रखा और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी की अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए। बट वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिनके हिसाब से जो मेंडल ने मैथमेटिकल अप्रोच लगाया था अपने लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो मैथमेटिकल जो अप्रोच था वो भी बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। लास्ट ये भी डिसएडवांटेज था कि वहाँ पे मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो बहुत ही लेस था, पुअरली डेवलप था, जिसके वजह से मेंडल जो थे अपने 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 वर्क को, अपने एक्सपेरिमेंट को दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसके वजह से मेंडल के थ्योरीज अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया।
Later on, 3 scientists आए जिसका नाम था कार्ल कोरेंस, शेरमार्क एंड हुगो डिवरेस। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर मेंडल के लॉ को क्या किया, रीडिस्कवर किया और ये बताया कि मेंडल ने जो भी अपने लॉज दिए थे या थ्योरी दी थी इट वाज करेक्ट, और उनके वर्क को सबके सामने क्या किया, प्रेजेंट किया। यही काम, सेम काम जो था वो बोवेरी एंड सूटोन ने भी किया, बट यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये जो भी वर्क होता है, जैसे मेंडल ने कहा था कि सम फैक्टर्स आर देयर विच डू दिस वर्क, जो इस काम को क्या करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। सेम चीज़ बोवेरी और सूटोन ने भी बताई, पर उनके अकॉर्डिंग ये सभी काम जो होते हैं किसके थ्रू किया जाता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू किया जाता है, और उसी क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर इस थ्योरी में हमें स्टेटमेंट देनी हो तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the individual genes are found at a specific location on particular chromosome and that the behavior of chromosome during meiosis can explain why genes are inherited according to Mendel's law. ओके स्टूडेंट्स, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यही बोला गया है कि इंडिविजुअल जीन्स जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पे, और ये जो बिहेवियर होता है क्रोमोसोम्स का ड्यूरिंग मियोसिस, यानी जब मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जो भी क्रोमोसोम जिस तरह से बिहेव करते हैं, ये सेम एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा दी गई थी, मेंडल्स के लॉ अकॉर्डिंग। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम मानते हैं कि दीज आर द क्रोमोसोम्स, ये क्या है, क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स पे स्पेसिफिक लोकेशन होता है जीन्स का। सपोज़ तो ये एक जीन है जहाँ पे आप ए कैपिटल ए स्मॉल ए लिखते हो, तो ये जीन्स का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है क्रोमोसोम्स का, और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं विद दिस जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो यही सेम चीज़ मेंडल ने भी अपने लॉ में फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली क्या की थी, डिस्क्राइब की थी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती क्या है विद एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन, क्रोमोसोम्स लाइक मेंडल comes in homologous pair, comes in homologous matched pair in an organism. ओके, तो पहली ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स यही थी कि क्रोमोसोम जो होता है अकॉर्डिंग टू बोवेरी एंड सूटोन, ये क्या होते हैं, ये होमोलोगस पेयर में आते हैं, यानी होमोलोगस पेयर में ये प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो ये बात किसने कही थी, बोवेरी एंड सूटोन, और ये बात जो थी ये पूरी तरह से मेंडल के जीन्स के लिए भी फॉलो होती थी। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो व्हेन वी टॉक अबाउट मेंडल, जब हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल में क्या प्रेजेंट था स्टूडेंट्स,
पेयर ऑफ एलील्स, क्या प्रेजेंट था? पेयर ऑफ एलील्स। और पेयर ऑफ एलील्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, और वी कैन से कैपिटल टी। आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं यही लो, आप ले सकते हो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये जो पेयर था ये कहाँ से था? वन फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर। एक पेयर, एक जो एलील है वो मदर से आता है, दूसरा जो एलील है वो कहाँ से आता है? फादर से आता है। ये बात अकॉर्डिंग टू मेंडल थी। ओके, सेम चीज़ अगर मैं बोवेरी एंड सुटॉन के अकॉर्डिंग बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू बोवेरी एंड सुटॉन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पे आप सपोज दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यहाँ पे एक एलील है दैट इज़ कैपिटल टी, यहाँ पे एक एलील है दैट इज़ स्मॉल टी। ओके, तो ये जो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, तो यहाँ से भी एक जो आता है दैट इज़ फ्रॉम मदर एंड वन पेयर इज़ कम फ्रॉम फादर। तो यही बात बोवेरी एंड सुटॉन ने बताई, जो कि सेम फॉलो किस में होती है? अकॉर्डिंग टू मेंडल्स जीन या मेंडल्स लॉ। तो यहाँ पे ये रूल किसको फॉलो करता है? मेंडल को फॉलो करता है। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन थी अकॉर्डिंग टू बोवेरी एंड सुटॉन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था स्टूडेंट्स? जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था अकॉर्डिंग टू बोवेरी एंड सुटॉन दैट वाज द मेंबर ऑफ पेयर separate in meiosis so that each sperm or egg receive just one member. कहने का मतलब ये है कि जो होमोलोगस पेयर होता है क्रोमोसोम का वो ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्धसूत्री विभाजन, जहाँ पे क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो ये मियोसिस के टाइम में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, यानी अलग हो जाते हैं, और उन दोनों जो पेयर सेपरेट होते हैं उनका एक पार्ट स्पर्म या फिर एग में क्या होता है? रिसीव होता है। दोनों के दोनों पेयर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं, ओनली वन पेयर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। और दिस ऑब्जर्वेशन फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, यानी पृथक्करण का नियम था, उसमें भी यही बात बोली गई थी कि युग्मक निर्माण के समय ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, और उनमें से एक ही एलील जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं हम लोग। जब हम मेंडल की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मेंडल सपोज दिस इज़ अ पेयर ऑफ एलील, तो ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम में या फिर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में ये पेयर ऑफ एलील्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट, यानी कैपिटल ए अलग एंड स्मॉल ए अलग। ये क्या फॉर्म हो गए? गैमेट्स फॉर्म हो गए, और ये गैमेट्स जो होते हैं स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर एग में प्रेजेंट होते हैं, और ओनली वन पेयर ही जो होगा वो स्पर्म या एग में क्या करेगा? रीच करेगा। सेम चीज़ क्रोमोसोमल थ्योरी के हिसाब से थी। उन्होंने ये बताया कि सपोज दिस इज़ होमोलोगस पेयर, यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे क्या है आपका? स्मॉल ए है। ठीक है, तो पहले तो इनकी क्या होती है? डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन मीन्स रेप्लिकेशन होगा। आप वी कैन से डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। आरएनए रेप्लिकेशन आपने सुना ही है, इसका डबल पेयर बन जाता है। तो सबसे पहले तो इनके पेयर बनेंगे, तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम और यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग डीएनए फॉर्मेशन। अब क्या होगा कि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे यानी मियोसिस होगा। कौन सा मियोसिस होगा? मियोसिस 1 होगा। तो जब मियोसिस 1 होगा
तो ये दोनों जो पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, सेपरेट। यहाँ पे आपका पेयर ऑफ एलील कैपिटल ए और यहाँ पे क्या हो जाता है, स्मॉल ए। तो यहाँ पे एक पेयर आ गया कैपिटल ए और यहाँ पे एक पेयर आ गया स्मॉल ए। ये क्रोमोसोम्स में ड्यूरिंग मियोसिस 1, ये कौन सा स्टेज है, मियोसिस 1। तो एट द टाइम ऑफ मियोसिस 1 गैमेट्स जो थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा आपका, मियोसिस 2। मियोसिस 2 के टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स, मियोसिस 2 के टाइम अगेन सेल डिवीजन होगा और हर एक में एक एक क्रोमोसोम का जो मेंबर है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दिस इज़ कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो आपने देखा कि यहाँ पे गैमीट्स की फॉर्मेशन हो गई है जिसमें केवल 1 क्रोमोसोम का मेंबर ही जो है वो गैमेट्स में क्या होगा, फॉर्म होगा और नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेगा, रीच करेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो था ऑब्जर्वेशन नंबर 2 था। आपने देखा कि मेंडल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो पेयर ऑफ एलील्स थे वो सेपरेट होके एक एक पेयर, एक एक मेंबर ही जो होता है वो पेयर का वो नेक्स्ट जनरेशन में रीच करेगा, या तो कैपिटल ए जाएगा या फिर स्मॉल ए जाएगा। सिमिलरली क्रोमोसोम्स में भी यही होता है। यहाँ पे भी आपने देखा कि होमोलोगस पेयर है, इनकी रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के बाद मियोसिस 1 होता है, यानी ये डिवाइड होते हैं। यहाँ पे 2, तो एक सिंगल क्रोमोसोम यहाँ और एक सिंगल क्रोमोसोम यहाँ आ जाता है। फिर फर्दर मियोसिस 2 होता है जहाँ पे इनके जो फाइनल जो है गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच इज़ ऑल्सो फॉलोड बाई क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन नंबर 3 हम देख लेते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या किया था बोवेरी और सुटॉन ने, द मेंबर्स ऑफ different chromosomes are sorted into gametes independently of one another in meiosis, just like the alleles of different genes in Mendel's law of independent assortment। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्रोमोसोम डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो किसमें, गैमेट्स में सॉर्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। यानी जो भी गैमेट फॉर्म होता है फ्रॉम द पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो इंडिपेंडेंटली किसी भी दूसरे गैमेट्स के साथ जाके पेयरिंग कर सकता है। उसके लिए कोई भी वहाँ पे बाध्य या बाधा नहीं होगी कि उसको उसी पेयर के साथ क्या करना है, जुड़े रहना है। तो दीज गैमेट्स आर इंडिपेंडेंट एंड कैन मेक पेयर विथ एनी अदर गैमेट्स और एलील्स। जैसे कि मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा गया है, इसको डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमारे F1 जनरेशन में गैमीट्स बने थे, जब ये सेपरेट होते हैं और गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे ये जितने भी पेयर ऑफ गैमीट्स है, पेयर ऑफ एलील्स है, वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। सो दीज आर दी गैमेट्स फॉर्म्ड इन सेकेंड जनरेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो दे आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे आपने देखा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पेयरिंग हुई है। सेम चीज़ जो है वो किस में बताने की कोशिश की गई है, सेम चीज़ जो है वो बोवेरी और सुटॉन ने क्रोमोसोम्स के थ्रू बताई है। अब इसमें देखिए कैसे बताया गया है। मान लीजिए पेयरिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज
कोई भी कंडीशन हो सकती है। हमारे पास पेयर ऑफ एलील्स हैं। ये एक पेयर हो गया हमारे पास। सेकेंड पेयर हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो इनको रेज को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेम चीज़ यहाँ भी दिखाई गई है। आप सोचोगे कि ये क्रोमोसोम्स ऐसे क्यों अरेंज्ड है, तो कुछ इस तरीके से ड्यूरिंग मियोसिस आपको दिखाई देता है। अब देखिए क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन यानी मियोसिस 1 में ये दोनों जो होंगे सेल डिवीजन के थ्रू क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो आफ्टर सेल डिवीजन यानी मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है, जिसमें वेरियस फेजेस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे जो डिवीजन होता है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये एक पेयर बन गया। सिमिलरली इन दिस ये होता है मियोसिस फर्स्ट। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट इट विल फॉलोड बाय मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्दर डिवीजन होता है, जो भी सेल्स फॉर्म हुए वो आपस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मियोसिस 2 के बाद स्टूडेंट्स कुछ ऐसे पेयर ऑफ एलील्स देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे गैमेट्स जो फॉर्म हुए हैं और इनकी जो पेयरिंग हुई है आफ्टर गैमेट्स फॉर्मेशन वो इंडिपेंडेंट है। जहाँ पे जैसी सेपरेशन हुई है वहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं इन मियोसिस 1 एंड अगेन इन मियोसिस 2, और सेपरेट होने के बाद जो पेयरिंग हुई है दैट इज़ इंडिपेंडेंट। वो किसी के दबाव में नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे ये इसके साथ ही रहेगा। आपने देखा इस केस में रेड होमोलोगस क्रोमोसोम साथ हैं, ब्लू है। ज़रूरी नहीं कि ये कंपलसरी नहीं हो कि ये रेड के साथ रहेगा, ब्लू के साथ रहेगा। कंडीशन ये भी हो सकती है रेड ब्लू के साथ, ब्लू रेड के साथ। तो दिस सिचुएशन फॉलोड इन मेंडल्स लॉ। मेंडल्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला गया था कि यहाँ पे जितने भी पेयर्स गैमेट्स के पेयर प्रेजेंट है दे आर इंडिपेंडेंट टू कंबाइन विथ एनी अदर एलील्स। तो ये किसी के साथ भी जुड़ने के लिए क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो था रूल जो था इट वाज फॉलोड और इट वाज सेड इन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इसको वेरी एंड सुटॉन ने समझाया था और ये प्रूफ किया था कि वॉट एवर द मेंडल सेड वाज करेक्ट। मेंडल ने जो भी कहा था वो क्या था, करेक्ट था। और ये सारी चीज़ें फॉलो होती है एक बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर फॉलो की जाती है। सो मेंडल वाज करेक्ट, बट जो मेन एक्सेप्टेंस था यानी मेंडल के लॉ को फाइनल एक्सेप्टेंस किसकी वजह से मिला स्टूडेंट्स, फाइनल एक्सेप्टेंस जो था वो एक मेन साइंटिस्ट जिसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्रूट फ्लाई पे। किस पे किया था, फ्रूट फ्लाई। और इस फ्रूट फ्लाई पे उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था और जो रिज़ल्ट दिया था, इससे मेंडल के लॉ को क्या किया गया, मेंडल्स के लॉ को वाइडली एक्सेप्ट किया गया। यानी जो भी एक्सपेरिमेंट था जो टी.एच. मॉर्गन ने दिया, उनके वर्क और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे और इन थ्योरीज़ के बेसिस पे फाइनल जो एक्सेप्टेंस था वो आफ्टर थॉमस हंट मॉर्गन के बाद ही मेंडल के लॉ को क्या किया गया, वाइडली एक्सेप्ट किया गया। और आज हम मेंडल्स के लॉ को अपने कोर्स में क्या करते हैं, स्टडी
करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।